हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। व्हाट? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसका भी वन शॉट प्रिपरेशन करेंगे। एक वीडियो में सारा चैप्टर रिवाइज कर देंगे ये। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है कोवैलेंट बॉन्ड की होती है। कौन सी होती है? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, क्या है कि जो रिएक्टिविटी होती है एलिमेंट की, अगर हम कार्बन की बात करें, देखो जनरली ना रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड किस पे होती है कि आउटर सेल ना, अगर आपका आउटर सेल फुलफिल नहीं है, ठीक है, और अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है या तीन इलेक्ट्रॉन है, तो ये जनरली क्या करेंगे, लॉस करने की टेंडेंसी होती है इनकी। इसकी लॉस करने की टेंडेंसी होती है। अगर पांच है, ठीक है, या छह है, ठीक है, या छह इलेक्ट्रॉन है, या फिर सात इलेक्ट्रॉन है, देन फिर वो क्या करेंगे, गेन करने की उनकी टेंडेंसी होती है। किसकी? लेकिन अगर मान लो चार इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में और चार इनको चाहिए, तो ना ये चार लॉस कर सकते हैं ना ये चार गेन कर सकते हैं। ठीक है, तब ये क्या करते हैं, तब यहाँ पे आता है कोवैलेंट बॉन्ड। तब पिक्चर में क्या आता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये जनरली होता क्यों, बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों है, या अगर वो फ्री स्टेट में भी रहते हैं तो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करने के लिए क्यों बेचैन रहते हैं? बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो नॉवेल अटेंड करना चाहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, वो स्टेबल होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। और स्टेबल होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा और अपने आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आता है। तो एलिमेंट्स जनरली क्या है, जैसे आयनिक कंपाउंड होंगे। आयनिक कंपाउंड का केस क्या होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या फिर लॉस करेंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें केस ऑफ कार्बन की, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो या तो ये गेन करे या लॉस करे, अटेन करे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। बट अगर वो मान लो चार गेन कर ले या चार लॉस कर ले, तो क्या होगा? तो देखो पहला केस होगा, अगर वो चार इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, ठीक है, तो उस पे C4- आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आपका आ जाएगा C4-। ठीक है, दैट मीन्स चार इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर लिया, गेन कर लिया है, तो एनायन हो जाएगा। ठीक, तो अब ये अगर चार इलेक्ट्रॉन, जैसे एक बात समझो, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे मैं आउटर मोस्ट सेल में टोटल, एक मिनट, ठीक है, अगर हम बात करें कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है, तो थोड़ा सा और कर लें। ठीक है, ये बाहर वाले में, अंदर वाले में दो इलेक्ट्रॉन है, कितने, दो। बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है। तो दैट मीन्स अगर वो चार इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्या ले लेता है, चार इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो उसके आठ हो गए, कंप्लीट हो गए, वेरी गुड। लेकिन न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है? अगर आप देखो, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, सॉरी कह रहा हूँ, प्रोटॉन। कितने, प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन तो छह ही है, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो कार्बन का होता है वो सिक्स होता है। क्या होता है, सिक्स होता है। तो दो और छह, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो छह है। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज अंदर छह है, और नेगेटिव चार्ज क्या है आपके, टोटल 10 हो जा रहे हैं, क्योंकि 8 बाहर एंड 2 ये, टोटल 10 नेगेटिव चार्ज है। तो यानी अगर देखो, पॉजिटिव वाला जो है, वो उसकी जो जो पॉजिटिव वाला जो है, ठीक है, ये जो है कम पड़ रहा है, ठीक है, और ये आपके क्या है, ये स्ट्रांग पड़ रहे हैं। इनका जो ये जो फोर्स होगा, इसका जो फोर्स होगा वो वीक होगा एज कम्पेयर टू नेगेटिव से। तो दैट मीन्स न्यूक्लियस क्या है, बाहर आ सकता है। क्या कर सकता है, बाहर आ सकता है। एक ये केस होगा। लेकिन अगर वो एनायन कर जाए, मतलब ये चार इलेक्ट्रॉन बाहर वाले लॉस कर जाए, क्या कर जाए, लॉस कर जाए, ये चार इलेक्ट्रॉन बाहर वाले लॉस कर जाए, ठीक है, अगर ये चार इलेक्ट्रॉन बाहर वाले लॉस कर जाता है, तो दैट मीन्स अंदर वाले में दो इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले तो लॉस कर गया, अंदर 6 प्लस है। अब मतलब इसका बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, मतलब इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा न्यूक्लियस का, वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो दो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले सकता है। तभी भी ये स्टेबल फॉर्म में नहीं है। तो स्टेबल फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी दोनों ही कंडीशन में, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो भी हमारा नुकसान है, ठीक है, मतलब कार्बन का नुकसान है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, फोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास हो जाएंगे। अगर वो लॉस कर दे रहा है, तो उसको क्या भाई,
large amount of energy to remove 4 electron leaving behind a carbon cation with 6 proton nuclear whatever। और सिंपल से कहने का मतलब ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को लीव करने के लिए, ठीक है। तो ये केस आ जाएगा एक तरीके से, बट सिंपल से समझने की बात है, दोनों ही फॉर्म में स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, एटम ही एग्जिस्ट, एटम की एग्जिस्टेंस जो होगी क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। ये केस आ जाता है। चलो, तो कार्बन कैसे करता है, तो भाई कार्बन शेयर करता है, क्या करता है, शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, और दैट मीन्स वही फिर क्या होता है आपका, कोवैलेंट बॉन्ड का केस आ जाता है। किसका केस आता है, कोवैलेंट बॉन्ड का केस आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे ट्रिपल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं दोनों के थ्रू, ये क्या बना रहा है आपका, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। ये केस आ जाता है। मीथेन जनरली आप देखोगे कि क्या है, फ्यूल के रूप में यूज होता है, मेजर कंपोनेंट है बायोगैस का और सीएनजी का, ठीक है। ये सिंपलेस्ट मीथेन मतलब CH4 का केस, ठीक है, CH4 का केस। इसमें देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, सॉरी 1 होती है, और कार्बन की टेट्रा वैलेंसी क्या है, टेट्रा वैलेंसी है, इसके 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करेगा, जो जो कार्बन है ये 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शेयर करेगा, अपने शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जैसे यही केस देखो, ये कार्बन है आपका, ये आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हो, हाइड्रोजन का जो है डॉट से दिखाया जा रहा है, कार्बन का एक्स से दिखाया जा रहा है, और जनरली ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, जनरली नहीं मतलब आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखो शेयर कर ले रहा है, क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और ये अपने भी स्टेबल कर रहा है। कार्बन के पास भी कितने हो जा रहे हैं, 8 चाहिए, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 चाहिए ना, तो 4 तो इसके पास थे, 5 6 7 8। हाइड्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दो चाहिए, तो एक दो, एक हाइड्रोजन को एक इससे मिल जा रहा है, इस हाइड्रोजन को इससे मिल जा रहा है, इस हाइड्रोजन को इससे, इस हाइड्रोजन को इससे, तो यानी एक तरीके से चारों हाइड्रोजन भी स्टेबल फॉर्म में हो गए, कार्बन भी स्टेबल फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो यही आपका कहलाता है। ये जो भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इस पे कोई चार्ज तो होता नहीं है, दैट्स वाई इनकी जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, प्योर पुअर होती है, क्या होती है, पुअर होती है। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इसकी क्या होती है, आयनिक बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो ज्यादा होती है, किससे, कोवैलेंट बॉन्ड से। इन कोवैलेंट बॉन्ड की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वीक है, किससे, आयनिक से। ये केस आ जाता है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। देखो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है कि यार देखो, जनरली ना कार्बन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट करता है, क्या करता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो, अगर आप इस पे पढ़ो कि एलिमेंट क्या है, कि एक नेचर और वाइडली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, डायमंड और ग्रेफाइट आर फाउंड बाय कार्बन एटम्स। डायमंड भी, डायमंड भी जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ग्रेफाइट जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अगर आप ये दोनों ही देखो, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रही है, लेकिन अगर आप देखो कि डायमंड होता है ना, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम फॉर्म अ रिजिड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या बनाता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। लेकिन जब आप ग्रेफाइट का केस लेते हो, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम, एक कार्बन एटम ना ग्रेफाइट के अंदर तीन अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा। जैसे देखो, ये कार्बन एटम किसके साथ जुड़ा है, इस कार्बन एटम के साथ, इस कार्बन एटम के साथ, और इस कार्बन एटम के साथ, कोई भी एक ले लो आप, ये कार्बन एटम ले लो, अगर इस कार्बन एटम के साथ, इस कार्बन एटम के साथ, इस कार्बन एटम के साथ, तो ये आपका ग्राफाइट का केस आ जाता है। डायमंड के केस में क्या है कि एक कार्बन चार आपके अदर कार्बन से जुड़ा है। जैसे ये कार्बन अगर आपने ले लिया तो एक दो तीन चार, ये ले लिया तो एक दो तीन चार, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये केस आ जाता है तो ग्राफाइट के अंदर। और दूसरा ये कि आपका जो डबल बॉन्ड एंड दिस बैलेंस ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड, दोनों में कार्बन को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। इवन ग्राफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है हेक्सागोनल एरे बनता है, वन लेयर बाय लेयर। जैसे देखो, ये आपका देखो लेयर पे लेयर बनता जा रहा है, ठीक है। दोनों का ही देखो आप जो स्ट्रक्चर्स है वो डायमंड और ग्राफाइट को डिफरेंट है, इवन तो इसमें से फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, ठीक। डायमंड जो था हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हमने बात करी। ग्राफाइट स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, और ग्राफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, ठीक है, जो कि अदर नॉन मेटल नहीं होते। डायमंड की बात करें कि इनको सिंथेसाइज बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। दिस सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल, ये सिंथेटिक डायमंड स्मॉल होते हैं, बट अदरवाइज इनडिस्टिंग फ्रॉम नेचुरल डायमंड, और उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है नेचुरल डायमंड से।
एक तीसरा एलोट्रॉप्स होता है जिसको फुलरेन कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपका होता है, ये C60 कहा जाता है, विच कार्बन एटम अरेंज शेप ऑफ फुटबॉल। कार्बन एटम किससे अरेंज है? फुटबॉल की तरह अरेंज है, ठीक है। सो दैट वे इनको इसको बकमिस्टन फुलर भी कहा जाता है, फुलरेन भी कहा जाता है, और C16 भी कहा जाता है। तो तीन हो गया आपके, एक आपका ग्राफाइट हो गया, डायमंड, और एक आपका C60, ठीक है। C60 का केस हो गया। वर्सटाइल नेचर की क्यों बात करी जाएगी भाई? तो हमने बात करी वर्सटाइल नेचर क्यों शो करता है। दो चीजें हैं इसके पास, ठीक है। देखो, आपका जो कार्बन होता है यूनिक एबिलिटी है कि खुद के कार्बन, खुद के एटम्स के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, नंबर ऑफ मतलब बॉन्ड्स बनाते जाता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या होती है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। दैट मीन्स यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है। जैसे आप फोस्फोरस देखते हो, P5 बनाता है। क्या बनाता है? P5 बनाता है। जनरली इसी तरीके से द प्रिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन होती है। लॉन्ग चेन बनाता है कार्बन का, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन बनाता है, इवन कार्बन एटम अरेंज इन रिंग। इवन कार्बन एटम्स जो होते हैं लिंक पे सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से भी होते हैं, ठीक है। खुद के साथ ही डबल बॉन्ड भी बना लेता है, सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। यानी देखो, सिंगल बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, डबल बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो the compounds of carbon which are linked by only single bond between the carbon atom are called saturated compound। saturated compound किसे कहते हैं? जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा ना, वो saturated compound होगा, और डबल और ट्रिपल होगा तो unsaturated compound हो जाएगा। क्या हो जाएगा? unsaturated compound हो जाएगा। जो प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, वो कार्बन जिस एक्सटेंट तक जाता है वो अदर किसी एलिमेंट में नहीं है। when silicon form compounds with hydrogen, जब चैन अप टू 7 और 8 एटम तक जाता है, these compounds are very reactive होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड is very strong and stable, और क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। That's why this gives us the large number of compound with many carbon atom linked to each other, ठीक है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है और टेट्रावैलेंसी। दो तरह की इनकी प्रॉपर्टी होती है, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। किसकी? कार्बन की। टेट्रावैलेंसी आपको पता ही होगा, चार इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही जो इसकी वैलेंसी चार है। कैटेनेशन मतलब खुद के साथ बनाता है। सिलिकॉन मैक्सिमम से मैक्सिमम अप टू 7 to 8 एटम्स तक बना पाता है, अदरवाइज नहीं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी की हमने बात कर ली ना, तो यही केस आ जाता है, ठीक है। कार्बन के साथ ही बनाता है, और जिनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, कार्बन कार्बन के साथ ही बनाता है, तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ बिगर एटम्स आर मच वीकर, वीक होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सीधी बात है, जहां पे भी आपका कार्बन की कैटेगरी आ गई, जहां भी कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है या कार्बन इन्वॉल्व है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये केस आ जाएगा। सैचुरेटेड की हमने बात की, सिंगल बॉन्ड जहां पे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। यानी हाइड्रोजन क्या होगा? जैसे अगर मान लो कि कार्बन एक है, तो हाइड्रोजन क्या होगा? 2:1+2। दैट मीन्स CH4। ये सिंगल बॉन्ड का केस। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और सिंगल बॉन्ड का क्या होता है? CnH2n+2। ये सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मूला है। किसका बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला है। ये जो है आपका सिंगल बॉन्ड का भी फॉर्मूला है, और ये आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। जहां पे मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मूला का मतलब, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? कहीं ना कहीं एक बार डबल बॉन्ड होगा ही होगा। और ये CnH2n-2 का मतलब, जहाँ पे दो कार्बन के बीच में एक जगह पर भी क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे इसको एल्काइंस कहा जाता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो उसको एल्कीन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्कीन्स। और जहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो उसको एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। तो सीधी सी बात है। तो डबल जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आपके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं। डेट मीन्स ये जनरली क्या होता है? मोर रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से। सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं एज कम्पेयर टू किससे? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के केस में, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड का शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका? डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में शेयर हो रहा है, तो ये केस आ जाता है। जैसे आप देखो, मीथेन क्यों कहा जाता है? देखो, मीथेन कहने का मतलब है, मैथ मतलब जहाँ पे एक कार्बन हो, और एन का मतलब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो, एथ मतलब जहाँ पे दो कार्बन हो, और एन का मतलब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो।
प्रोपेन 3 कार्बन हो, सिंगल बॉन्ड हो। बुटेन एन ही लगा हुआ है ना, एन ही। अगर ई एन ही लगा होता तो डबल बॉन्ड होता, क्या होता, डबल बॉन्ड। और अगर वाई एन ही लगा होता तो ट्रिपल बॉन्ड का केस आया था। किसका केस आया था, ट्रिपल बॉन्ड का केस आया था। वन का मतलब आपका एन कब होगा, जब सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। यही केस आपका बताया गया है। बहुत सारे ये बुटेन का अगर केस ले लो तो आपको ये स्केलेटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्केलेटन। टू पॉसिबल कार्बन स्केलेटन है और दो तरीके से बन रहा है। एक आपका देखो दो जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है ना, दैट मीन्स कि देखो केम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, फॉर्मूला इज सेम, बट different structure, but have different structure, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर किसे कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हो गया वो तो सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, दैट्स व्हाई स्ट्रक्चरल आइसोमर कहा जाता है। जैसे आप देखो स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन, मतलब 6 कार्बन है तो हेक्सेन बन गया, तो ये आपका आ गया कंप्लीट मॉलिक्यूल। बेंजीन, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाता है, किसके आ जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, साइक ये आपका हो जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अब देखो जहां पर ना कार्बन कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन लेके चलते हैं उनको हम हाइड्रोजन कार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको एल्केन कहा जाता है। अनसैचुरेटेड में एल्कीन होता है और एल्काइन होता है, यानी सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का केस आ जाता है। ठीक है, तो यही चीज है। कार्बन जो इवन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी बॉन्ड बनाता है। ठीक, अगर हाइड्रोकार्बन चेन की बात करें तो उसमें क्या होगा, अगर एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है इन एलिमेंट्स के थ्रू और बैलेंस ऑफ कार्बन तब भी सेटिस्फाइड रह रही है, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रोएटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोएटम्स कहते हैं। हेट्रोएटम किसे कहते हैं, जो हाइड्रोजन की जगह आ जाए, ठीक है, और कार्बन की बैलेंसी को तब भी मेंटेन करके रखे, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रो एटम। जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन, ये हेलोजन फैमिली से आता है, क्लोरो ब्रोमो कहा जाता है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप कहे जाएंगे। अल्कोहल में OH जुड़ता है, एल्डिहाइड में CHO जुड़ता है ना। जैसे देखो कार्बन को 4 चाहिए ना, 1 2 3 4। कीटोन CO होता है, कार्बोक्सिलिक CWH का केस आ जाता है। ठीक है, ये आप ऑक्सीजन में आता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दीज हेट्रोएटम्स, ये हेट्रोएटम्स होते हैं एंड इनके जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, रिगार्डलेस ऑफ देयर लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन, हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। दैट्स व्हाई इनको क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। इनकी कुछ अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो लेंथ कितना भी हो, नेचर ऑफ कार्बन चेन जो भी हो, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप ही कहे जाएंगे। ठीक है, फ्री वैलेंसी और द ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सिंगल लाइन, फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन चेन थ्रू द वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और एटम्स। एक हाइड्रोजन एटम जो है होमोलॉगस सीरीज में, जिसके बीच का CH2 का डिफरेंस होता है, किसका, और C मतलब 12 एटॉमिक मास यूनिट और H मतलब 1। ठीक है, तो 1 into 2 तो टोटल 14 यूनिट, 14 यूनिट का डिफरेंस हो। ठीक है, दो मॉलिक्यूलर डिफरेंस, दो एडजेसेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ CH2 और ये हम कहें CH4, इनके बीच का जो डिफरेंस है यही आपका क्या कहलाता है, इनके बीच का डिफरेंस जो है। अब यहाँ पे देखो C2H4 का केस आ गया, CH2 एंड C2H4 का केस आ गया, इसके बीच में डिफरेंस है वो CH2 का है। किसका है, CH2 का। तो ये होमोलॉगस सीरीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होमोलॉगस सीरीज कहलाएगा। ठीक है, तो ये केस आ जाता है। इवन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखती है, ठीक है, इवन दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, बट द केमिकल प्रॉपर्टी विच आर डिटरमाइंड ओनली बाय फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन होमोलॉगस सीरीज। तो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं होमोलॉगस सीरीज में। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, अब ये केस थोड़ा सा आ जाता है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड की बात करिए, किसकी, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। जैसे ना हमने मिथेन नाम दिया था या इथेन नाम दे रहे थे, क्या नाम दे रहे थे, इथेन,
ये हमने बुटेन नाम दिया था। इसमें ध्यान देने वाली है कि जब ये ए एन ई लगे तो सिंगल बॉन्ड है, और बुट मतलब चार होता है, एथ मतलब दो कार्बन एटम, ए एन ई मतलब सिंगल बॉन्ड। अगर यहीं पे इथीन होता, क्या होता, इथीन, तो ई एन ई हो गया मतलब डबल बॉन्ड हो गया, और कार्बन कितने, दो कार्बन है। तो ये बेसिकली हमें समझना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, ठीक है। एक कंपाउंड हैविंग थ्री कार्बन एटम्स नेम प्रोपेन, उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनका जो होगा या तो प्रीफिक्स में लगेगा या तो सफिक्स में लगेगा। जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो ये आपके प्रीफिक्स में लगते हैं, और ये आपके कहाँ लगते हैं, सफिक्स में लगते हैं। क्या लगते हैं, सफिक्स में लगते हैं। ये आपको प्रीफिक्स में लगते हैं, तो ये केस आ जाता है। अगर मान लो कि नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज सफिक्स, अगर सफिक्स के रूप में दिया गया है, तो ये याद रखना है कि द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल बिगिन विद vowel a e i u, द नेम ऑफ कार्बन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल e। यार सिंपल सी बात है, जैसे अगर मान लो कि प्रोपेन है, क्या है, प्रोपेन है, लास्ट में अगर ई है, क्या है, ई है, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन ओ एन ई, ठीक है, प्रोपेनल। क्या आ जाएगा, ई की जगह पर वन जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वन जुड़ जाएगा, तो प्रोपेनन हो गया। अगर मान लो कार्बन चेन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब समझ रहे हो ना, सिंगल बॉन्ड का केस, नहीं डबल बॉन्ड का केस, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का केस, किसका केस, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का केस है, वो अनसैचुरेटेड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या जाएगा, जैसे तो उसमें ए एन ई की जगह क्या जुड़ जाएगा, ई एन ई होगा, नहीं तो वाई एन ई होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई एन ई, डबल बॉन्ड होगा तो ई एन ई होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है, बस सिंपल से याद रखने वाली। जैसे अगर यहाँ पे देखो हेलो एल्केन्स, प्रीफिक्स में क्लोरोब्रोमीन लगता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोप्रोपेन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ब्रोमोप्रोपेन कहेंगे, क्योंकि ब्रोमो, ब्रोमीन लग रहा है, प्रोपेन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है हर जगह। अल्कोहल ओ एल जुड़ता है, प्रोपेनल, ये आपका कहाँ लग रहा है, सफिक्स में लग रहा है। कहाँ लग रहा है, सफिक्स में लग रहा है, ओ एल लग रहा है, ठीक है। जब एल्डिहाइड है तो ए एल लगेगा, सफिक्स में क्या लगेगा, एल्डी। कीटोन है तो वन लगेगा, क्या लगेगा, वन लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो क्या लगेगा, ओइक एसिड लगेगा। क्या लगेगा, ओइक एसिड लगेगा। और एल्कीन है तो डबल बॉन्ड, अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बीच में तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है एक साथ म्यूचुअली। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो प्रोपीन हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो। लेकिन यहाँ पे प्रोपेनाइक एसिड है, क्या है, प्रोपेनाइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। यहाँ पे प्रोपेनन हो गया, ठीक। तो ये याद रखना है बस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड की बात करें तो ये कंबशन, कंबशन पता है ना, बर्निंग। तो वो जब कार्बन को ना बर्न कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट निकलता है। जब मीथेन को बर्न कराया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट निकलता है, ठीक है। यहाँ पे दो कार्बन है ना आपके, तो क्या हो गया, इथेन। जब इथेन को जब हम बर्न कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट देता है, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का केस आ गया। किसका केस, सिंगल बॉन्ड का केस आ गया, ठीक है। ये जनरली क्लीन फ्लेम देते हैं, क्या देते हैं, जनरली क्लीन फ्लेम देते हैं। और जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक देते हैं। क्या देते हैं, येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। और अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का केस। किसका केस, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का केस, ठीक है। दिस रिजल्ट इन सूटी डिपोजिट इन द ऑन द मेटल प्लेट, ओके, ये केस आ जाता है। और अगर आपको पता है कि जब लिमिट सप्लाई एयर कंप्लीट कम लिमिटिंग कर दिया जाए सप्लाई ऑफ एयर, तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इवन सैचुरेटेड कंपाउंड में भी, इवन सैचुरेटेड कंपाउंड में भी, इवन, ठीक है। और अगर गैस केरोसिन है एट होम्स हैज इनलेट फॉर एयर सो दैट सफिशिएंट ऑक्सीजन रिच, तो क्लीन ब्लू फ्लेम देंगे। क्या देंगे, देखो यार सीधी सी बात है कि अगर एयर कंप्लीट मिल रहा है, एयर प्रॉपर मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या देंगे, आपको क्लीन ब्लू फ्लेम देंगे। क्या देंगे, क्लीन ब्लू फ्लेम देंगे। और अगर कंप्लीट एयर नहीं मिल रहा है तो आपका केस क्या आ जाएगा, वहां पर, वहां पे आपका येलो और ब्लैक पुटी, आपका ब्लैक स्मोक देंगे। क्या देंगे, ब्लैक स्मोक देंगे। तो ये जनरली केस आ जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल्स है उनके क्या होता है, ब्लैक एंड हो जाते हैं। दैट मीन्स कि एयर होल्स ब्लॉक रहते हैं और फ्यूल जो गेटिंग वेस्टेड होता है। ये कहाँ की बात कर रहा है, गैस स्टोव की बात कर रहा है, ठीक है।
फ्यूल जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम, उनके अंदर कुछ नाइट्रोजन और सल्फर होता है। दैट्स वाई ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन बनाते हैं, विच आर मेजर पॉल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट। क्या होते हैं, मेजर पॉल्यूटेंट होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। वाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट अ फ्लेम, क्यों बर्न करते हैं फ्लेम के साथ, ठीक है। तो यार देखो सीधी सी बात है कि लुमिनस फ्लेम तभी दिखता है when atoms of the gaseous substance are heated and start to glow, वो क्या करने लगेंगे, ग्लो करने लगेंगे। और कलर जो प्रोड्यूस की जाएगा इच एलिमेंट के थ्रू, वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है उस एलिमेंट की, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, दैट्स वाई ऐसा चीज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्लेम तभी बर्न करता है जब बेन गैसियस सब्सटेंस बर्न करेगा, क्या करेगा, गैसियस सब्सटेंस बर्न करेगा, देन ही वो फ्लेम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यानी गैसियस सब्सटेंस को हीट होना पड़ेगा और स्टार्ट टू ग्लो करना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी हमें पता है फ्रॉम बायोमास से होता है, ठीक है, जो कि सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होके जाता है। कोल क्या है, जनरली रिमेन्स होता है ट्री का, फॉन्स का, अदर प्लांट्स का। और आपका जो पेट्रोलियम होता है वो आपका डिफरेंट किसकी वजह से होता है, आपके बैक्टीरिया, डेड बॉडीज की वजह से, ठीक है, उनकी वजह से आ जाता है। तो ये आप समझ लो, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बट ये आपको समझना है बस, ठीक है, दैट्स इट। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमें पता है कि भाई किसी भी चीज को बर्न करने के लिए क्या चाहिए हमें, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। कार्बन कंपाउंड्स कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कंबशन होने पे। तो in addition to this complete oxidation, we have reaction in which alcohol are converted to carboxylic acid। अल्कोहल किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब CaOH, ये याद रखना इसके, ठीक है, जिस सफिक्स में लगता है। तो यानी ये आपका अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, डबल कार्बन है ना, तो डबल कार्बन का मतलब इथेन, नॉल, इथेनॉल, क्योंकि ओ एच जुड़ा है तो ऑल हो जाएगा। इथेनॉल को जब हमने हीट दिया, जब अल्कलाइन केमनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट ये डाला, ठीक है, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला तो हीट दे रहे हैं फिर, तो हमारा क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, सिंपल सी बात है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल टू एसिड, एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग, ये देखो हीट का मतलब एडिंग ऑक्सीजन टू स्टार्टिंग में, दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, यार देखो सिंपल सी बात है, एडिशन रिएक्शन का मतलब हुआ कि जब भी ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड मतलब या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसका मतलब क्या, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में ना इसको हमें क्या बनाना, सैचुरेटेड में बदलना है। तो हम उसमें हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो निकल कैटलिस्ट डाला, तो इससे क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड है ना, ये ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, इनके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जनरली इसी को एडिशन रिएक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम किस में बदल रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल रहे हैं, किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक कैटलिस्ट चाहिए होगा जिसकी प्रेजेंस में ये चीज होगी, जो रिएक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा, और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन हाइड्रोजनेशन का है, हाइड्रो इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है। वेजिटेबल ऑयल्स का वो निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, निकल कैटलिस्ट। तो लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन से वो क्या बन जाता है, विथ वाइल एनिमल फैट जो होते हैं सैचुरेटेड चेन होते हैं। तो जो एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। क्योंकि ये क्या होता है ना, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड का केस है, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, इनकी जो बॉन्ड होती है वो स्ट्रांग होती है, और जब स्ट्रांग होगी तो इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा, तो बॉडी के लिए ब्रेक करना आसान नहीं होता। सो दैट वाई ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड हो, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसे हम यूज करते हैं किसके लिए, फूड के लिए, क्योंकि वो ब्रेक करना आसान होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब जहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट यूज किया जाएगा। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं मतलब सिंगल बॉन्ड, आर फेयरली अनरिएक्टिव, क्या होता है, अनरिएक्टिव होते हैं या इनर्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट में भी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन ऐड किया जाता है हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है, क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन को एटम्स को रिप्लेस कर देता है,
और इसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है, बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक द प्लेस ऑफ अनदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मीथेन है, मीथेन में हम क्या करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारा क्या बना, ये आपका मेथिल क्लोराइड बन गया और हाइड्रोक्लोराइड बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये केस आ जाता है। कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की। देखो प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल की अगर हम बात करें ना, तो इथेनॉल क्या होता है, लिक्विड होता है। कब, एट रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, ठीक है। इथेनॉल जो कॉमनली जिसको अल्कोहल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, और सारे अल्कोहलिक ड्रिंक में ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, बिकॉज क्योंकि गुड सॉल्वेंट होता है। पानी के अंदर क्या होता है, गुड सॉल्वेंट होता है। इवन इनका यूज मेडिसिन में भी किया जाता है, ठीक है, जैसे टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप में, मैनी टॉनिक्स के अंदर। इथेनॉल जो होता है वो ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रॉपर्टी, ऑल प्रोपोर्शन। कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉज ड्रंकनेस। क्या होता है, ड्रंकनेस, चढ़ जाती है, ठीक है। इवन तो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इट इज सोशली वाइडस्प्रेड प्रैक्टिस। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्योर इथेनॉल कैन बी लीथल, लीथल हो सकता है, जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है। तो भाई सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म कंजप्शन जो होता है अल्कोहल का, क्या होता है वो मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। सुनो, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल की बात करें, जब भी रिएक्शन सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, देखो ये आपका रिएक्शन इथेनॉल है जो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो रहा है। जब यही रिएक्शन गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, हीटिंग इथेनॉल को 443 केल्विन पे करेंगे, एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये देता है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथीन दे देता है। क्या दे देता है, इथीन दे देता है। क्या, इथीन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे देता है। सीधी सी बात है कि ये जनरली जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, जो इथेनॉल से वाटर को रिलीज करता है, मतलब निकालता है। किस तरीके से अल्कोहल जो है लिविंग बीइंग को अफेक्ट करता है, देखो जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल यूज कर लिया जाए ना, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल, तो ये स्लो कर देता है मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, और डिप्रेस करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो जिसकी वजह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, ड्रोजीनेस, लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशन, फाइनल स्टोपर, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो इंडिविजुअल may feel relaxed without realizing his sense of judgment, even sense of timing, muscular coordination have been seriously impaired, ठीक है, ये केसेस आ जाते हैं। से अगर आप बात करो इथेनॉल की, इनटेक ऑफ मिथेनॉल जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज डेथ। मिथेनॉल जो होता है ना वो टॉक्सिक होता है, और इथेनॉल जो होता है वो जनरली हम कंज्यूम कर पाते हैं, लेकिन मिथेनॉल अगर उसको थोड़ा सा भी स्मॉल क्वांटिटी भी अगर हम इनटेक कर गए ना तो डेथ हो सकती है। क्योंकि मेथनॉल क्या करता है ना, ऑक्सीडाइज होकर मिथेनॉल बन जाता है लीवर के अंदर, और मिथेनॉल रिएक्ट करता है रैपिडली विद द कंपोनेंट ऑफ सेल। ये क्या करेगा, कोगुलेट द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देगा, मतलब बांध देगा। इन मच द सेम वे ऑन एक्स इज कोगुलेटेड बाय कुकिंग, जब वो गर्म करते हैं तो वैसा एकदम हो जाता है ना उस तरीके से। तो ऑप्टिक नर्व को भी नुकसान करता है, इवन ब्लाइंडनेस हो जाती है। इथेनॉल जो होता है जनरली आपका इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, और मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल यूज को क्या प्रिवेंट किया जाता है। It is made unfit for drinking by adding poisonous substance like methanol to it. इवन इसको जो इंडस्ट्रियल यूज में क्या किया था कि इसको अनफिट कर दिया था ड्रिंकिंग के लिए, क्योंकि इसमें पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिया था लाइक मिथेनॉल। इवन डाइज भी यूज किया था अल्कोहल, कलर ऑफ अल्कोहल को ब्लू करने के लिए, जिससे कि हम इसको पहचान पाए, इसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं, जो इंडस्ट्रियल यूज में काम आता है। किसमें, इंडस्ट्रियल यूज में काम आता है, ठीक है। अल्कोहल एज ए फ्यूल भी यूज किया जाता है, शुगर केन प्लांट्स होते हैं वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। शुगर केन यूज कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मोलेसेस which is fermented to give alcohol. Some countries now use alcohol and additive in petrol since it is a cleaner fuel which gives rise to only carbon dioxide and water on burning in sufficient air. ये केस आ जाता है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉइक एसिड की। किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉइक एसिड। अभी हमने इथेनॉल को पढ़ा, अब हम प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉइक एसिड पढ़ेंगे। तो देखो इथेनॉइक एसिड जो होता है इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, और इसको किस फैमिली से आता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली से आता है।
5 to 8% सॉल्यूशन जो होता है ना एसिडिक एसिड का, अगर उसको वाटर में मिला दे तो विनेगर बन जाता है। क्या बन जाता है? विनेगर बन जाता है। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसको कि हम इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। अगर इसको मिला दिया जाए, इवन इसका यूज किया था प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, अचार को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट जो प्योर इथेनॉइक एसिड को 290 केल्विन होती है। Hence, it often freezes during winter in cold climate. Cold climate में फ्रीज हो जाती है, इसलिए इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। इथेनॉइक एसिड को क्या कहा जाता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये एसिडिक नेचर से इनको पहचाना जाता है। अनलाइक मिनरल एसिड लाइक HCl which are completely ionized, ये क्या होता है? completely ionized होता है HCl। कार्बोनिक एसिड जो होते हैं वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। जैसे अगर आप बात करें स्टरीफिकेशन रिएक्शन, किसकी बात करें? स्टरीफिकेशन रिएक्शन की। तो देखो ईस्टर जो होता है ना, उसमें क्या होता है, जब एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, लाइक इथेनॉइक एसिड को जब हम रिएक्ट करते हैं एब्सोल्यूट इथेनॉल के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट तो हमें ईस्टर देता है। क्या देता है? जैसे इथेनॉइक एसिड है, इसको हम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं एसिड के साथ, ये जो देख रहे हो, इसका मतलब ये क्या है? रेसिप्रोकल, दैट मीन्स ये इन्वर्टेड है, मतलब ये फिर से वापस आ सकता है। तो ईस्टर फॉर्मेशन करेगा एंड वाटर रिलीज करेगा। ईस्टर जो होता है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, ये जनरली परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में यूज किया जाता है। अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि एल्कलाई होता है, तो ईस्टर कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में और सोल्ट सोडियम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। और इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ सोप के लिए। सोप क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है? सोप क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे ईस्टर है, ठीक है, यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमारा क्या बन गया? हमारा इथेनॉल निकल गया, और हमारा आपका CH3COONA बन गया। रिएक्शन को जब बेस के साथ मिलाया जाता है, इथेनॉइक एसिड को जब रिएक्ट किया जाता है बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें सॉल्ट देता है, सोडियम इथेनॉइड, कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिटेट एंड वाटर दे देता है, ठीक है। तो ये केस आ जाता है। जब इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट कराया जाता है कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो इथेनॉइक एसिड को जब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, तो सॉल्ट देगा, वाटर देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। और जनरली जो सॉल्ट बनता है सोडियम एसिटेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम एसिटेट बनता है। जब भी हम इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? कार्बन या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। इवन सोप एंड डिटर्जेंट देख रहे हो आप, ये प्लस ये, ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स कहा जाता है। जनरली क्या होता है ना, जो मोस्ट जो डर्ट होते हैं ऑयली नेचर होते हैं, ठीक है, ऑयल जो होते हैं डिजॉल्व नहीं होते वाटर में, ये सबको पता है। तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आयनिक एंड होता है ना शॉप का, वो इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ, मतलब कार्बन चेन इंटरेक्ट विथ ऑयल। कार्बन चेन किसके साथ इंटरेक्ट करता है? ऑयल के साथ। और जो आयनिक एंड होता है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है? वाटर के साथ। तो इसी के मिसल फॉर्मेशन करता है, इसमें जो वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट होता है, वाई द आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड। आयनिक एंड फेसेस, ये आयनिक एंड है, ठीक है, वो फेसेस आउटसाइड है। क्या है? आउटसाइड है। जो फॉर्म करता है इमल्शन, वाटर में क्या प्रोड्यूस करता है? इमल्शन। ये शॉप मिसल्स हेल्प करते हैं पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर। क्या करते हैं? डर्ट इन वाटर, मतलब वाटर से डर्ट मतलब निकालने में हेल्प करते हैं, और इवन वॉश और क्लोथ क्लीन, ठीक है। ये मिसल्स का फॉर्मेशन आप देख रहे हो, ठीक है। ये मिसल्स का फॉर्मेशन थोड़ा समझते हैं। देखो क्या होता है, दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से दूर भागता है, हाइड्रोफिलिक जो वाटर के पास जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो एंड है ना, ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर में जाएगा। और ये वाला जो एंड है ना, ये आपका ऑयल की तरफ होगा। कहाँ की तरफ होगा? ऑयल की तरफ होगा। कहाँ की तरफ होगा? ऑयल की तरफ होगा। तो इस तरीके से ये करता है, ठीक। तो इंटरेक्ट करता है। तो जब सोप एट द सर्फेस ऑफ वाटर होता है, तो हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सोप होता है, वो सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में। और जो सोप विल अलाइंग ऑन द सर्फेस, तो उस पे क्या होगा? अटैक होगा। जैसे यहाँ पे मान लो कि डस्ट है, तो इस पे अटैक होगा। तो ये वाला एंड ऑयल है, ऑयल लवर है, और ये वाला आपका वाटर लवर है, क्योंकि वाटर फोबिक होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे देखो धीरे 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 क्या कर रहा है? रिलीज कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मिसल फॉर्मेशन होता है और हमेशा प्यूरिफिकेशन होता है। तो देखो सीधी सी बात है कि डिटर्जेंट या अब बहुत सारे क्या होता है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि what thing that form is formed with difficulty in insoluble substance, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट फॉर्मेशन करता है किसका?
विच कॉज द हार्डनेस ऑफ वाटर, क्या बढ़ा देता है? हार्डनेस ऑफ वाटर। उस हार्डनेस ऑफ वाटर को रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है? डिटर्जेंट या क्लींजिंग एजेंट के रूप में। डिटर्जेंट जो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होता है या अमोनियम सॉल्ट का होता है, विथ क्लोराइड्स या ब्रोमाइड आयन, जो कि दोनों का लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है। जो चार्ज एंड होता है ना दिस कार्बन का, ये डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद कैल्शियम आयन इन हार्ड वाटर। सीधी सी बात है कि यार देखो, क्लींजिंग ना कंप्लीटली सोप नहीं कर पाता है, उसके लिए हम डिटर्जेंट या क्लींजिंग एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फिर इफेक्टिव होता है हार्ड वाटर के अंदर। जनरली डिटर्जेंट यूज होता है शैम्पू या क्लीनिंग क्लोथ के लिए यूज किया जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियोज आने वाली हैं इन पर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू आएगी, और फिर एक वीडियोज आएंगी आपकी 15 मिनट सीरीज, वो हम स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट सीरीज, हर चैप्टर का 15 मिनट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे बस। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा एंड अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक्स टू ऑल।